यस, रेडी स्टार्ट महोदय। वह उस तरह के बीज को ले लें ताकि वह बीज जमीन में डालें और एकदम से फसल उग जाए और वह बाजार में बिक जाए, लेकिन बावजूद इसके उसकी बिक्री के लिए प्रावधान करने पड़ेंगे। आपको बाजार में ले जाने के लिए कुछ ऐसे साधन जुटाने पड़ेंगे जहां किसान अपने माल को लेकर जाए और उसको आगे ऐसे केंद्र मिलें जहां उसको खरीद लिया जाए। ऐसा नहीं करना पड़े कि उसको केंद्र में जाकर रख दिया और किसान परेशान है। मैंने खुद भी अपने गोदाम में आलू डाल दिया, लेकिन इतनी कीमत उसकी नहीं मिल रही है कि हम उसका किराया दे सकें और आलू को निकालकर अपने आप प्रयोग कर लें या बाजार में उसे बेच दें। ऐसा कोई केंद्र होना चाहिए ताकि उसकी खपत उसमें हो जाए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर किसान की फसल की खरीद की जिम्मेदारी ले और हर किसान को ऐसा आश्वासन दे कि अगर उसकी फसल को किसी तरह से प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है या उसको कीड़ा खा जाता है तो किसान को उसको इतना प्रतिशत मुआवजा मिल जाएगा। महाराष्ट्र में कपास की खेती ज़्यादा होती है और मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वह तट क्षेत्र है। वहाँ पर चावल की खेती ज़्यादा होती है। मेरे कोंकण क्षेत्र में किसान बागवानी की ओर बढ़ने लगे हैं। मेरे क्षेत्र में आम और काजू की खेती सबसे ज़्यादा होती है। हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि जो किसान गन्ना पैदा करते हैं उन्होंने गन्ना जला दिया। महाराष्ट्र में गन्ना भी इतना ज़्यादा पैदा होता है कि यदि किसानों को उनके गन्ने का उचित दाम मिल जाए तो अच्छा हो। गन्ना ज़्यादा होने के कारण वहाँ चीनी का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। गत कई वर्षों से महाराष्ट्र में यह मांग होती रही है कि चीनी निर्यात करने का अधिकार राज्य को मिलना चाहिए। यदि राज्य को यह अधिकार मिल जाए तो किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य मिल सकता है। इसके साथ ही कपास का उत्पादन अधिक होने के कारण इसके निर्यात की बात आती है। कुछ हद तक राज्य को यह अधिकार दिया जाता है, लेकिन आज गोदामों में कपास और चीनी का भंडारण जमा किया हुआ पड़ा है। यदि इसके लिए भी निर्यात का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए तो किसानों को बहुत फायदा मिल सकता है। केंद्र सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है जिससे किसान लाभान्वित हों। अध्यक्ष महोदय, मैं उन सभी सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में हिस्सा लिया है। मैंने अचानक होने वाली घटना की आशा नहीं की थी। हमने हर विषय पर राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने की चेष्टा की थी जो हमें मिली भी और आमतौर पर दी गई। अचानक ही हमें एक तनावपूर्ण क्षण और एक तनावपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। यह स्थिति न केवल हमारे देश के लिए और हमारे देश की जनता के लिए तनावपूर्ण है, बल्कि विदेशों में हमारे देश की छवि के लिए भी अच्छी नहीं है। विदेशों में अपने देश की छवि को लेकर ही मैं ज़्यादा चिंतित हूँ। एक ऐसे समय में जब देश में लागू किए गए हमारे सुधारों का चारों ओर स्वागत हो रहा था और एक ऐसे समय में जब उसके नतीजे भी मिलने शुरू हो गए थे। हमारे देश में हमारे आर्थिक ढांचे में गति से पूंजी लगनी शुरू हो गई थी। ऐसे समय में इस बहस ने जो मोड़ लिया है उससे हमारी स्थिति को ही धक्का ही लगा है। इससे हमें जो नुकसान हुआ है उसे ठीक कर पाने में अब समय लगेगा।
सरकार द्वारा कार्य संभालने के 3 या 4 दिन के बाद मैंने विरोधी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलाई थी। हमारे वित्त मंत्री ने पूरी बात उनके सामने रख दी थी कि 3 या 4 दिन पूर्व हमने कार्यभार संभाला है, तो उस समय कैसी हालत में हमें विरासत मिली थी। विचार विमर्श के बाद वे इस पर सहमत थे कि और कोई विकल्प नहीं है। उससे हमारी हिम्मत बढ़ी कि हम नए सुधारों के साथ आगे बढ़ें। मैंने संसद के दोनों सदनों में भी और बाहर भी यह बात बिल्कुल साफ कर दी है कि मैं सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा हूं और मैं इस बात से भयभीत भी नहीं हूं। यदि कि मैं सदस्यों की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा हूं और मैं इस बात से भयभीत भी नहीं हूं। यदि सदन में हमारे पास 20 या 30 सीटें अधिक भी होती हैं तो भी मैं आम सहमति के तरीके को अपनाता, क्योंकि अब समय आ गया है कि जब हम केवल सदस्य संख्या के बल पर ही अपनी आज की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। इसी बात को मैं पुनः दोहरा रहा हूं। मैं सदस्यों की संख्या के आधार पर नहीं चलूंगा, परंतु जब इस प्रकार की स्थिति पैदा हो जाती है तो सदस्यों की संख्या निश्चय ही महत्वपूर्ण हो जाती है। सभापति महोदय, आज हर तरफ किसानों के ऊपर मार पड़ रही है। बरसात तो देश में जैसे खत्म ही हो गई है। उसका कारण है कि पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, बिजली की चोरी हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, पानी की चोरी हो रही है। जब नहर निकलती है तो उसे बीच में ही काट दिया जाता है। जो नहर के टेल पर रहने वाले किसान हैं वे पानी से वंचित रह जाते हैं। जो जबर लोग हैं वे पानी ले लेते हैं और गरीब किसानों को पानी नहीं मिलता। स्थिति यह हो गई है कि जैसे अजगर छोटों को निगल जाता है, वैसे बड़े लोग छोटे किसान को निगल रहे हैं। व्यवसायी लोग 2 महीने में या 1 महीने में और 10 दिन में अपना व्यवसाय जमा लेते हैं, लेकिन किसान खेती के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आयात निर्यात के दौरान अगर कृषि मंत्री जी या सरकार की तरफ से कोई नई खोज हुई हो, जैसे आजकल नए नए बीज आ रहे हैं, तो मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि ऐसा कोई शोध करके इनके पास कोई नतीजा आया हो कि उसमें बीज डालते ही फसल एकदम पैदा हो जाती हो। आज विदेशों से जो बीज लेकर हम अपनी जमीन में उगा रहे हैं, हमने उसमें सुना है कि भौतिक तरीके से भी उसकी पैदावार को बढ़ाया जाता है। हो सकता है कि ऐसा कोई नतीजा सरकार के पास आया है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि गेहूं और चावल की खेती बंद कर दें और तरकारी उगाएं, फल उगाएं। लेकिन मैं नहीं समझती कि तरकारी और फल 10 दिन या 1 दिन में उग जाएंगी। पहले खेत को तैयार करना पड़ेगा, जिसमें महीनों लग जाते हैं। उसमें मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर उनको बेचकर गोदाम में जाना है, खाद के लिए जाना है, फिर पानी की तरफ देखना होगा। नहरें तो खत्म हो गई है, फिर बिजली की तरफ देखेंगे। सब इस बात से परिचित हैं कि बिजली की हालत हमारे देश में क्या है। खुद प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पर चिंता जताई। ऐसा कोई बीज मंत्र कृषि मंत्री जी के पास आया हो तो कृपया मुझे भी बताएं, क्योंकि मैं भी किसान हूं और मैं भी गेहूं और चावल की खेती को बंद करके उस बीज को जहां कहीं वह मिलता हो वह कृपया इस सदन को बताएं, ताकि हम सब लोग बाहर जाकर अपने किसान भाइयों को बताएं। विराम समाप्त।